अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1 स्टार्ट करने लगे। तो इसमें ना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है मैटर का, फिर उसमें एटम का, फिर उसके बाद ना आपके वो जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, आयंस क्या होते हैं, मोल, एवोगाड्रो नंबर, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये भी एक बेसिक चैप्टर है बिल्कुल। ये अगर आपको अच्छी तरह समझ आ जाता ना तो केमिस्ट्री में कम से कम जो कैलकुलेशंस है ना, वो केमिस्ट्री के जो बेसिक पार्टिकल्स हैं वो आपको अच्छी तरह समझ आ जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर 1 है। बेसिक कॉन्सेप्ट का चैप्टर है ये। इसमें देखिए पहले एटम का कंसेप्ट है। तो एटम से पहले आपको मैटर तो पता होना चाहिए ना क्या है। मैटर का आपको पता है एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। दो इसमें प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, मास हो इसमें कोई, और ये ऑक्यूपाई करे स्पेस। अकॉर्डिंग टू दीज टू प्रॉपर्टीज, जितनी भी चीजें हमें नजर आ रही हैं ये सारी की सारी मैटर। बिकॉज दिस इज अ पेन। पेन है ना, इसका कुछ मास भी है और इसने इतनी सी स्पेस भी कवर की हुई है, तो ये मैटर हुआ। ये डस्टर मैटर है। चेयर, फैन, मैं, टेबल, बुक्स, बैग, व्हीकल, गाड़ियां जो है, एरोप्लेन्स हैं, दरख्त हैं, जितने भी चीजें हैं सारी की सारी फिर मैटर हुई। ठीक है। अब जो साइंटिस्ट थे ना, मैटर को तो अक्सर ही लोग भी मानते थे और साइंटिस्ट भी मानते थे, एटम के बारे में कम ही लोग जानते थे। तो अब मैटर की कंपोजिशन क्या है, मैटर किस चीज से मिलके बनता है, इसके अंदर क्या है, वो चीज हम देखने लगे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ना पहले चंद हेडिंग है, उसकी बुनियाद पर हम इसको देख लें। पहले है एंशियंट कंसेप्ट। एंशियंट कंसेप्ट। उसके बाद है जी आइडिया ऑफ ग्रीक फिलोसफर्स। उसके बाद है जी क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ सब स्टडी ऑफ सब्सटेंस। इसमें हम कंपोजिशन देखेंगे। उसके बाद है वर्क ऑफ जॉन डाल्टन। उसके बाद है इसकी एटॉमिक थ्योरी, वो इसी में आएगी। उसके बाद है जी एटम की डेफिनेशन। उसके बाद है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और एंड पे है वर्क ऑफ जे बर्जिलियस। एंशियंट concept क्या अबाउट मैटर एंड एटम? एंशियंट मीन बहुत ओल्ड concept. Long time ago it was thought matter is made up of simple indivisible particles. क्या था ये? सोचा जाता था, ये उनके ज़हन में था लोगों के, मादा ना छोटे छोटे पार्टिकल पर मुश्तमिल है जो इनडिविजिबल है। इनडिविजिबल मीन हम उनको डिवाइड नहीं कर सकते। मैटर को देखें तो छोटे छोटे पार्टिकल है उसमें, और वो पार्टिकल क्या है, डिवाइड नहीं हो सकते, मतलब इससे ज्यादा छोटे नहीं हो सकते। तो पहला कंसेप्ट हमें ये पता चला, जो ओल्ड कंसेप्ट है वो क्या है, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स
और ये पार्टिकल्स क्या है, इनडिविजिबल, ये डिवाइड नहीं हो सकते, मजीद छोटे नहीं हो सकते। यानी कि मैटर किस चीज का बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल का, और उन पार्टिकल से छोटे पार्टिकल फर्दर नहीं है, ये इनका कंसेप्ट था। ठीक है, उसके बाद ग्रीक फिलोसफर्स आए। ग्रीक फिलोसफर्स थॉट दैट मैटर कुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल, मैटर को हम छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड कर सकते हैं टू रीच अ बेसिक यूनिट। यानी कि अब फर्ज कर लें कि हमारे पास ये पूरा टाउन है, टाउन में गलियां हैं उनसे छोटी, और गलियों में फिर क्या है, मकान है, मकानों के अंदर घर हैं, घर के अंदर कमरे हैं, कमरों के अंदर दीवारें हैं, दीवारों के अंदर फिर ईंटें हैं। तो इसी तरह फर्ज करें मैटर को हम देख रहे हैं तो उसमें स्मॉलर 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 पार्टिकल हैं, तो एक छोटे से यूनिट पे पहुंच जाते हैं हम, बेसिक यूनिट। ठीक है, तो ग्रेट फिलोसफर ने यही कहा था, मैटर कुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल, ये पहले भी था कंसेप्ट। इन्होंने कहा टू रीच अ बेसिक यूनिट, यानी कि छोटे छोटे करते जाएं, एक छोटा सा यूनिट आ जाएगा, विच कुड नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये भी तकरीबन मिलता जुलता कंसेप्ट है। तो इन्होंने क्या कहा कि मैटर कुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, तो डिवाइड करते करते हम बेसिक यूनिट पर पहुंच जाते हैं। ये यूनिट इंडिविजिबल है, मतलब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, मिलता जुलता कंसेप्ट है। अब ग्रीक फिलोसफर्स ने इन बेसिक यूनिट या स्मॉल पार्टिकल को नाम कोई नहीं दिया। फिर क्या आया, डेमोक्रेटिस आया, इन्हीं के बाद डेमोक्रेटिस। इसने इन पार्टिकल को जो बेसिक यूनिट्स थे इनको नाम दे दिया एटम्स का। इसको इससे मिलाएं तो मैटर छोटे छोटे पार्टिकल मुश्तमिल है जिनको हम एटम कहते हैं। एटम फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, मतलब यही है जो ये कह रहे थे, उनको इतना पता लग गया था कि छोटे पार्टिकल है लेकिन नाम नहीं पता था। डेमोक्रेटिस ने उसको नाम दे दिया। अब डेमोक्रेटिस ने नाम क्या दिया, एक लैटिन वर्ड है एटमोस, इसका मतलब होता है इनडिविजिबल, जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है, वही चीज, सिर्फ उसका जो मीनिंग या लफ्ज बनता है वो इसने नाम दे दिया। लेकिन जो ये ग्रीक फिलोसफर्स का आइडिया था ना, इसकी कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं थी, और साइंस में जब तक आप एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं देते ना तो दूसरे साइंटिस्ट या लोग उस काम को नहीं मानते। बस एक आइडिया था, चला आ रहा था, सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो यहां तक हमें इतना पता चला कि मैटर जो है ना वो एटम से मिलके बनता है, और जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, इनडिविजिबल है, यहां तक। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस। इसी तरह ये काम चलता रहा, साइंटिस्ट स्टडी करते रहे, तो हुआ क्या, फिर इन द लेट 17th सेंचुरी, लेट 17th सेंचुरी, यानी कि 17th सेंचुरी स्टार्ट होती है 1600 से, 1 से, तो ये चलती है 1700 तक। तो दरमियान से एंड वाला जो है ना, यानी कि 1670 80 90, वो लेट 17th सेंचुरी है। इसमें क्या हुआ, साइंटिस्ट ने जो मैटर है, मैटर को सब्सटेंस भी बोलते हैं, जो किसी मैटर का प्योर सैंपल होता है ना, प्योर, उसको हम सब्सटेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो मैटर या सब्सटेंस एक ही चीज समझे, प्योर अगर फॉर्म में हो तो उसी मैटर को हम सब्सटेंस कह देते हैं। अब साइंटिस्ट ने कहा कि सब्सटेंस या जो मैटर है ना, उसकी हम क्वांटिटेटिव स्टडी करें, मिकदार के लिहाज से करें कि इसके अंदर है कौन सी चीजें और कितनी कितनी। तो इन द लेट 17th सेंचुरी क्या हुआ, क्वांटिटेटिव स्टडी मिकदार के लिहाज से ऑफ कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस स्टार्टेड। क्वांटिटेटिव स्टडी, उस स्टडी ने क्या किया, डिस्क्लोज, बताया हमें
क्या कि डिफरेंट सब्सटेंसेस कंटेन सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स। समझ आई? कंपोजिशन क्या होती है? बनावट। मतलब वाटर है ना, उसकी कंपोजिशन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। ग्लूकोज है, उसकी क्या है कंपोजिशन? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यही चीजें है ना उसमें, ये उसकी कंपोजिशन है। तो कंपोजिशन का मतलब है कि हम मैटर की कंपोजिशन या सब्सटेंस की कंपोजिशन मेजर करने लगे हैं, स्टडी करने लगे। इसका मतलब है कि हम अब पता लगाने लगे कि हर मैटर में कौन कौन से एलिमेंट है या कौन कौन से एटम है, क्योंकि एलिमेंट में फिर एटम्स होते हैं। आई समझ? तो in the late 17th century, quantitative study of composition of substances disclosed that a few elements were the components of many different substances. इसको जरा समझें। few elements देखें, वाटर है, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, मीथेन है, ये डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं। फ्यू एलिमेंट, चंद एलिमेंट्स हैं जिनसे ये सब मिलके बनते हैं। देखें, ये हाइड्रोजन से मिलके बना है, ये भी हाइड्रोजन से, ये भी हाइड्रोजन से। तो सब्सटेंसेस में ये एलिमेंट हाइड्रोजन तो कॉमन हुआ, ठीक है। फ्यू एलिमेंट्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। कंपोनेंट्स मीन हिस्से, पार्ट्स। अब ऑक्सीजन को देखें, इसका भी पार्ट है, इसका भी पार्ट है, इसका भी पार्ट है, इसका नहीं है। लेकिन कार्बन देखें, इसका भी पार्ट है, इसका भी पार्ट है। फ्यू एलिमेंट्स है, चंद एलिमेंट्स डिफरेंट सब्सटेंसेस के पार्ट्स हैं। फिर ये भी इन्वेस्टिगेट किया गया इसी पीरियड में, हाउ एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म एलिमेंट्स एंड हाउ एलिमेंट्स कुड बी ब्रोकन डाउन इनटू देयर constituent particle, compound could be broken down into their elements. एलिमेंट कंबाइन होके कंपाउंड कैसे बनाते हैं और कंपाउंड ब्रेक डाउन होके एलिमेंट्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये भी कुछ स्टडी हुई कि एलिमेंट बनते और कंपाउंड बनते। देखें, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, इनके कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा है? देखें, ये एलिमेंट्स हुए, इनको साइंटिस्ट ने कंबाइन किया तो ये कंपाउंड बन गया। और भी है, देखें, Mg मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, एलिमेंट्स मिले तो कंपाउंड बन गया। इसको आप ब्रेक करें, हीट करें 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये बन जाते हैं। तो कंपाउंड भी ब्रेक हो जाते हैं, किसमें? एलिमेंट्स में। ये सारी स्टडी फिर 17th सेंचुरी के लगभग हुई। उसके बाद है नेक्स्ट वर्क ऑफ जॉन डाल्टन। इन 1808, ये वाला, इन 1808, अब देखें 17 के बाद हम 18, ये 17 चल रही थी, फिर 18वीं भी शुरू हो गई, यानी कि 17वीं खत्म हुई तो फिर 1701 18वीं शुरू हो गई, पूरे 100 साल और फिर उसके ऊपर 8 साल। एक साइंटिस्ट था, इंग्लिश स्कूल टीचर था, जॉन डाल्टन। ही रिकॉग्नाइज, इसको पता चला दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर या मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या मैटर एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, could be explained only by the existence of atom. लोग ना मैटर के बारे में इतना श्योर नहीं थे कि इसमें एटम है या नहीं है। कोई कह रहा था, कोई कह रहा था पता नहीं है, यानी मतलब एक स्टडी चल रही थी। लेकिन उनसे बहुत पहले ये दोनों लॉज एग्जिस्ट करते थे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या मैटर क्या है? मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। अब देखें इसकी एक एग्जांपल,
अभी जो मैंने लिखी थी वही वाली करते हैं। चलिए ये कर देते हैं, Na2CO3 प्लस HCl। अब ये बनेगा हाइड्रोजन और ये कार्बोनेट और सोडियम और क्लोराइड बनेगा, बन जाएगा NaCl प्लस वाटर प्लस यहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी। यहाँ पे सोडियम के 2 हैं तो 2 लगा दें, क्लोराइड के 2 हो गए तो इधर 2 लगेगा, और हाइड्रोजन के पहले 2 हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ये निकले, एक ऑक्सीजन इधर आ गए। अब देखें इसमें टोटल एटम सोडियम के 2 हैं, इधर भी मैंने 2 कर दिए, डिस्ट्रॉय नहीं किए। अब इसमें एक कार्बन है, इसमें 3 ऑक्सीजन है, ये तीनों एलिमेंट मिलके इस फॉर्म में सब्सटेंस बना रहे हैं सोडियम कार्बोनेट। यहां पर देखें ये निकल के क्लोराइड से मिल गया, ये डिफरेंट सब्सटेंस है, लेकिन इधर आप टोटल सोडियम काउंट करें तो इसके इक्वल होंगे, इनका मास इसके मास के इक्वल होगा। हाइड्रोजन जितने रिएक्टेंट्स में उतने ही प्रोडक्ट्स में, कार्बन जितने रिएक्टेंट्स में उतने, इनका मास भी देखें तो इक्वल ही होगा। तो रिएक्टेंट्स का मास और प्रोडक्ट का मास इक्वल होता है, ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर है, ठीक है। तो मतलब इसको तो लोग मानते थे, एटम को नहीं मान रहे। एक है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसका मतलब होता है गिवन कंपाउंड कंटेन्स सेम रेशियो बाय मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स बट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द सोर्स और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। यानी कि एक कंपाउंड है जिस तरह वाटर है, इसमें जो एलिमेंट की रेशियो है ना वो सेम रहेगी, आप जहां से मर्जी ले लें। वाटर आप टैप वाटर ले लें, टाउनशिप से ले लें वाटर, इंडिया से ले लें, अमेरिका से ले लें, वो जो ऊपर से आता है रेन वाटर वो ले लें, सी वाटर ले लें, रिवर वाटर, वाटर जहां से मर्जी ले लें, सोर्स कोई भी हो, उसमें अगर प्योर है तो उसमें 2 हाइड्रोजन एटम ही होंगे और एक होगी, रेशियो सेम रहेगी। अभी रेशियो किस चीज की है? एटम की। इधर नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है, एटम तो इधर भी है, ये लॉज पहले से चल रहे हैं, इनको लोग मानते हैं, एटम को नहीं मानते। तो डाल्टन ने क्या क्या कहा कि दीज लॉज एग्जिस्ट इफ एटम एग्जिस्ट, एटम है तो ये लॉज है, तो फिर ये लॉज को मानते तो एटम को भी मान लो, ठीक है। तो इसने फिर एक थ्योरी दी थी जिसको हम कहते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। उसका एक बेसिक पोस्टुलेट है, वो है क्या कि all matter is composed of atoms of different elements which differ in their properties. All matter is composed of atoms of different elements which differ in property. मतलब मुख्तलिफ तरह के मैटर्स हैं। एक मैटर ये है, फर्ज करें ऑक्सीजन है, ये एक मैटर ये है हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन में ये एलिमेंट है पूरा, ये भी एलिमेंट है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, इसमें हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। तो मुख्तलिफ मैटर में ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं। अब ये एलिमेंट्स है ना, इनके अंदर एटम्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, इसकी प्रॉपर्टी इस एलिमेंट के एटम से डिफरेंट है। आ गई समझ? तो ये इसने कहा था ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। मतलब ये एक मैटर है हमारे पास, इसमें देखें एक एलिमेंट ये है, एक 3 एलिमेंट्स हैं, इनके डिफरेंट एटम्स हैं। इसमें टोटल 2 3 6 एटम्स हैं, एलिमेंट 3 हैं, सोडियम कार्बन और ऑक्सीजन। अब इसमें सोडियम के 2 एटम्स हैं, इस एलिमेंट में कार्बन का 1 एटम है और इसमें ऑक्सीजन एलिमेंट के 3 एटम हैं। अब इसके एटम की प्रॉपर्टीज इसके एटम से डिफरेंट होंगी, उसके एटम किससे डिफरेंट होंगी, तो एटम आपस में डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखते हैं, ठीक है। अब ये था जॉन डाल्टन का। उसके बाद है एटम, एटम की डेफिनेशन ज्यादा डिटेल में हो गया, इतनी मैं डिटेल में जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन चलो। एटम की डेफिनेशन जरा आपने देखनी है, बुक में से थोड़ी सी ना, जरा थोड़ा सा ना एक कमी है। एटम इज द स्मॉलेस्ट
पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which can take part in a chemical reaction and which may or may not exist independently. ये कंप्लीट डेफिनेशन है क्या? जैसे मैंने अभी कहा, ये एलिमेंट है एक ऑक्सीजन, क्या है ये? एलिमेंट। इसके अंदर एटम्स हैं ऑक्सीजन के। अब ये जो एलिमेंट है ना ऑक्सीजन, इसको हम O से डिनोट करते हैं और इसके एटम को भी O से डिनोट करते हैं। तो एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अब देखें, ये ऑक्सीजन है, इसी तरह हाइड्रोजन होगी। देखें ये हाइड्रोजन क्या है? एलिमेंट। इसके अंदर एटम है। अब क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल इसका और स्मॉलेस्ट पार्टिकल इसका, ये आपस में विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल। इसके दो एटम, इसका एक एटम, ये वाटर बन गया, इसको H2O कहते हैं। यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो एलिमेंट का है वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है, ये केमिकल रिएक्शन होके बनेगा, ठीक है। एंड विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट। अब ये जो एटम है ना छोटा सा, ये बजाते खुद एग्जिस्ट भी कर सकता है और नहीं भी। पुरानी डेफिनेशन थी विच कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जब वो नोबल गैसेस 1962 से पहले डिस्कवर नहीं हुई थी, ठीक है। अब देखें हाइड्रोजन है ना, ये इस फॉर्म में नहीं होता, एयर में नहीं मिलता हमें। किस फॉर्म में होता है? इस फॉर्म में। अकेला H की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि इंडिपेंडेंट इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है जरूर। लेकिन दो हाइड्रोजन एटम मिलकर ये बना देते हैं, इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, अकेले का वजूद नहीं है, ये दो मिले हुए। इसी तरह ऑक्सीजन देखें, ये इस तरह एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये O2 या O3 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह नाइट्रोजन भी ऐसे एग्जिस्ट करता है। तो ये कौन से हैं? ऐसे एटम्स हैं जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते। जो नोबल गैसेस हैं जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं। ये सिंगल एटम की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रही हैं, इसलिए इनको मोनोएटॉमिक गैसेस कहते हैं। ये मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल भी हैं, मॉलिक्यूल हम कल देखेंगे, जो एग्जिस्ट करते हैं। एटम एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। और बुक में ना ये डेफिनेशन तो नहीं दी विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट, इनका बताया कि एग्जिस्ट करते हैं, इनका नहीं। लेकिन ये थोड़ा सा आपने यहाँ पे विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट, फिर आगे एग्जांपल देंगे। फॉर एग्जांपल एटम्स ऑफ हीलियम, नियोन, आर्गन कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, while atoms of hydrogen, oxygen वगैरह they cannot exist independently, ठीक है। तो ये एटम की कंप्लीट डेफिनेशन। सब एटॉमिक पार्टिकल, जो मॉडर्न रिसर्चर्स है ना, उन्होंने क्लियरली रिसर्च करके बताया कि एटम के अंदर भी छोटे पार्टिकल्स हैं। अब एटम तो डिवाइड हो गया, तो पहले क्या था? इंडिविजिबल, मतलब ही एटम का है इंडिविजिबल, अब डिवाइड हो गया। यानी कि modern researchers have clearly shown that an atom contains more than 100 such particle, subatomic particle, जो एटम्स के अंदर है और एटम से छोटे हैं। उनमें क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो बड़े वेल नोन है, सारे ही जानते हैं, ठीक है। 5वीं क्लास में भी बच्चों को पता चल जाता है, आप 6ठी 7वीं 8वीं में साइंस में होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसके अलावा भी हाइप्रोन है, न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो और भी बड़े हैं, बैरियंस हैं, लेप्टॉन्स हैं, पता नहीं कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, हाइड्रोन्स हैं। तो ये सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इनको हम कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। सब एटॉमिक क्यों कहते हैं? एटम से छोटे हैं और एटम के अंदर।
अब हाइड्रो ये बैरियम के हाइपरॉन के आपकी बुक में दिया है, ये एक अनस्टेबल पार्टिकल है जिसका मास न्यूट्रॉन से ज्यादा है। न्यूट्रिनो ये एक ऐसा पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट्री पार्टिकल या सब एटॉमिक पार्टिकल हैविंग नो चार्ज एंड नो मास। अगर नो चार्ज और नो मास तो फिर तो हुआ ही ना। पहले मास बहुत थोड़ा था, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं थे साइंटिस्ट के पास, फिर बाद में इसका थोड़ा सा मास डिस्कवर हो गया। स्मॉलेस्ट पार्टिकल विद नो चार्ज एंड वेरी 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 स्मॉल मास। और इसका जो एंटी पार्टिकल होता है ना, हर मैटर का एक एंटी मैटर होता है, उसको कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, लेकिन ये सारे फिजिक्स में ज्यादातर हम पढ़ते हैं, बाकी आप केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तक ही रहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद थोड़ा सा जैकब बर्जीलियस का काम, वर्क ऑफ जैकब। ये एक ऐसा साइंटिस्ट था, इसने क्या किया, ही डिटरमिन्ड द एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स। एटम तो थे, छोटा पार्टिकल था पहले, तो कंट्रोवर्सी फिर प्रूफ हो गया चलो एटम है, अब उसका मास भी फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, इनकरेक्टली इसने फाइंड आउट किए थे, कुछ मेटल्स के साथ ऑक्सीजन को मिला के, बहरहाल वो इनकरेक्ट, लेकिन उसमें से बहुत सारे ऐसे थे जो आज के मॉडर्न स्पेक्ट्रोमीटर या मास स्पेक्ट्रोमीटर से मेजर होते हैं या किसी भी मेथड से, उनके इक्वल हैं, बराबर हैं। यानी कि उस वक्त भी इसने काफी अच्छा काम किया था, लेकिन सारे करेक्ट नहीं थे। यही वो साइंटिस्ट है जिसने एलिमेंट को सिंबल के जरिए डिनोट करने का सिस्टम दिया, जैसे कार्बन फॉर C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, Na फॉर सोडियम। ठीक है, तो सिंबल का सिस्टम भी इसी ने किया था। तो ये आज इतना काफी है, ये आप देख लेना। कोई क्वेश्चन इसमें से?